नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के बारे में। क्यों और क्या है ये व्हाइट पेपर? दरअसल अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है, आप सभी को पता है कि सरकार का अब अंतिम समय चल रहा है और जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं। उसके बाद जैसे परिणाम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग नई सरकार बनाई जाएगी, ये सभी को पता है। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अभी हम बजट सेशन के अंदर एक व्हाइट पेपर लेके आने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि इस व्हाइट पेपर को लाने का उद्देश्य यह है कि वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए समूह ने जब सरकार संभाली थी, उस सरकार को संभालते समय वर्ष 2014 में हमारे देश की क्या स्थिति थी, भारत कितनी खराब स्थिति में था, कितनी अच्छी स्थिति में था, और पिछली सरकार की जो योजनाएं थी वह योजनाएं कितनी अधिक खराब या कितनी अधिक अच्छी थी, यह बात हम आपको बताएंगे। वहीं इसके साथ साथ इस व्हाइट पेपर के अंदर हम आपको पिछले 10 वर्षों के अंदर पूरे के पूरी जो स्थिति बदली है, चीजें चेंज हुई है, सरकार ने जो जो योजनाएं या पॉलिसीज लागू की हैं जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, उन सभी को लेकर बातचीत की जाएगी। जो मेन फोकस है वो यह है कि वर्ष 2014 से पूर्व यूपीए शासन के तहत आर्थिक कुप्रबंधन जो किया गया था, हम उसको हाईलाइट अब करना चाहते हैं। यह पूरा का पूरा मामला सामने आया। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह सभी विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आने वाले समय में हम जल्द ही देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा बजट सेशन है उसको भी एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके पीछे का रीजन यही है कि व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र इसको कहा जाता है, वह अब संसद में आने वाला है। यह बेहद महत्वपूर्ण है अपने समय में। अब यहाँ पर एक खास बात हमें एक बार देखने को यह मिल रही है कि श्वेत पत्र दरअसल होता क्या है, क्योंकि यह टर्म जनरली हम लोग तो नहीं सुनते। तो श्वेत पत्र चर्चाओं में इतना आ रखा है आज के समय में, आप कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, हर जगह आपको यह देखने को मिल जाएगा। तो श्वेत पत्र बहुत अधिक चर्चाओं में है। दरअसल ये है क्या और इसकी आज के समय में आवश्यकता ही क्या है, क्यों ही सरकार इसको लाना चाहती है, इस हर एक बिंदु को समझना जरूरी है। और इस समय ही क्यों लाया जा रहा है, अब से पहले क्यों नहीं लाया था, हर एक मामले में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे इस पूरे मामले को। लेकिन उस सभी से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस ने फैसला लिया है एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और आरएएस फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का। यह जो कोर्स है यह 30 मार्च 12 बजे शुरू हो रहा है। दोनों कोर्स 500 से अधिक घंटों कक्षा आपको इसमें दी जाएगी। इस कोर्स की वैधता 1 वर्ष तक रहेगी। इस दौरान आप असीमित बार इन कक्षाओं को देख पाएंगे। नियमित रूप से क्लास टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। यदि आप प्रिंटेड नोट्स का फीस पूछना चाहते हैं तो 12,999 है। वहीं अगर आप पीडीएफ नोट्स लेते हैं तो आपको मात्र 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले 200 विद्यार्थियों के लिए खास छूट है, क्योंकि यह जो फीस है 50,000 रुपए है, लेकिन आप सभी को विशेष छूट यहां पर दी जा रही है। आपको अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना होगा जिस फोन नंबर पर, वह भी आप लोग की स्क्रीन पर है, 9555 आप यहाँ पर डायल करके सभी चीजों को जान समझ सकते हैं। हम चलते हैं मामले पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस सबसे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं जो प्री में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न प्री में आएगा। आप लोग को आंसर पता है तो बस जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत खास चीजें हैं। अपने मेंस के नोट्स भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। और यूपीएससी के जो मेंस होता है या फिर पीसीएस का जो मेंस होता है, आप सभी को पता है कि आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप अपनी नॉलेज को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं उसका टेस्ट होता है। यदि बहुत कुछ जानते समझते हुए आप ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पाए तो अंक नहीं मिलेंगे। कम जानते हुए भी अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे तो बहुत अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं। इसकी संभावना बनी रहती है। तो 1 फरवरी को बजट सेशन शुरू हुआ था। जिस समय बजट भाषण दिया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने अपने बजट भाषण में ही यह विचार भी प्रस्तुत कर दिया था कि हम 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद 10 वर्षों की जो स्थिति रही है उसको हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए श्वेत पत्र पर विचार किया जा रहा है। अभी आप सभी को पता होगा कि देखिए 2004 में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार का ही कार्यकाल पूरा हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2004 से 14 तक यूपीए का शासन रहा और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 से लेकर के 24 तक अब एनडीए शासन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। तो इस दौरान यहाँ पर कंपेयर यही किया जाएगा कि इन 10 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन रहा और इन 10 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन रहा। अब इसी विचार को आगे अब लागू किया जाएगा, श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा और इसी बजट सत्र में इसको लागू किया जाएगा। इसलिए सेशन को एक दिन एक्सटेंड भी कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो सरकार फोकस कर रही है वो यह कर रही है कि यूपीए सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खराब थी। आर्थिक स्थिति जो थी वह बदहाली का सामना कर रही थी और अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे यूपीए सरकार के दौरान लागू की गई सभी योजनाओं के, सभी पॉलिसीज की वजह से। इसीलिए श्वेत पत्र को पिछले शासनकाल के अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर केंद्रित किया जाएगा। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हम आलोचना ही करेंगे। सरकार यहाँ पर यह भी क्लियर कर रही है कि
2004 से 14 के बीच में जो अच्छे काम हुए, अच्छी नीतियां आप लोग लेकर के आए थे, हम उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि आपके दौरान क्या क्या चीजें अच्छी रही। यदि इन योजनाओं को आगे और बढ़ाया जाता तो मामला बहुत ही अच्छा हो जाता। आप सभी को पता है कि 2014 में जब सरकार बदली थी तो कितने सारे घोटाले अचानक से सामने आए। पता लगा कॉमनवेल्थ घोटाला है, इधर घोटाला है, उधर घोटाला है, और अभी तक घोटाले निकल करके आ भी रहे हैं। तो इन सभी घोटालों की वजह से एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा, और हमारे जो साथी हैं, हम देश के नागरिक हैं, इन सभी को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा था। देश की स्थिति और ज्यादा खराब होती दिख रही थी उस समय। यह सभी बातें इस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही हैं। 2014 तक की स्थिति के साथ ही वर्तमान सरकार की तुलनात्मक उपलब्धियों को भी यहां प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार दिखाना चाहती है कि हमने 10 वर्षों के दौरान क्या क्या अचीव किया है। हर एक बात यहां पर स्पष्ट की गई है। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो पता लगता है कि 2014 में जिस समय एनडीए सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो उस दौरान लगातार बहुत सारे लोगों ने श्वेत पत्र ना लाने की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया था। हमारे देश के बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो लगातार सरकार पे 2014 में ही यह दबाव बना रहे थे कि आप संसद में एक श्वेत पत्र ले आइए। श्वेत पत्र को लाने का उद्देश्य यह होता है कि देखिए, अब सरकार बदली है, सरकार बदली है तो पिछली सरकार ने देश को किस स्थिति में छोड़ा, कितने अधिक खराब कार्य थे, कितनी अधिक खराब योजनाएं थी, इतने दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा है यहाँ पे सभी नागरिकों को। तो सरकार बदलते ही लगातार डिमांड कर रहे थे कि आप लेकर के आइए श्वेत पत्र और बताइए कि पिछली मनमोहन सरकार की नाकामियां कितनी सारी हैं, इनके द्वारा किए गई जो योजनाएं हैं, किस प्रकार से इन्होंने अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन किया है। लेकिन उस समय सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और कोई भी श्वेत पत्र हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में लेकर के नहीं आया गया। लेकिन अभी भी हम चीजों को अनुभव करते हैं तो पता लगता है कि वर्ष 2013-14 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि थी वह 6.4% थी। उस समय वैसे हम लोग सभी सामान्य स्थिति से गुजर रहे थे, महामारी में तो हम लोग अभी आए ना, लेकिन उस दौरान सामान्य स्थिति में होने के बावजूद भी 6.4% की जीडीपी ग्रोथ देखी गई वित्त वर्ष 2013-14 में। अगर हम वित्त वर्ष 12-13 की बात करें तो पता लगता है कि 5.5% थी जीडीपी ग्रोथ, जो इस अंतिम वर्ष में बढ़ी थी। और हमने देखा कि बैंकों के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था वह नई सरकार यानी कि एनडीए सरकार के आने के बावजूद लगातार बना रहा। निवेशकों की चिंताएं बहुत अधिक थी इस दौरान। अलग अलग स्तर पर हम लोग देखते थे कि इन्वेस्टमेंट को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहते थे लोग, भारत की स्थिति कमजोर चल रही थी। अलग अलग घोटालों की वजह से इन्वेस्टर्स डरते थे कि हम इन्वेस्ट कर देंगे, बाद में पता लगा कि हमारे वाले प्रोग्राम में ही घोटाला हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सभी चीजें बड़ी चिंता उत्पन्न कर रही थी। और आज के समय में हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट हो रही है। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वह भारत में आ रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आधारभूत संरचना की जर्जर स्थिति भी उस समय बनी हुई थी, यह भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। वित्तीय घाटे में था उस समय देश, बड़ी स्थिति थी भारत की है। देश की अधिकांश जो जनसंख्या थी वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे वह पिछड़े के पिछड़े ही बने रहे थे। वहां पर सुधार नहीं हुआ था, सड़क नहीं बिछाई जा रही थी, लाइट नहीं पहुंचाई गई थी, घर घर जल नहीं पहुंचाया जा रहा था, उज्ज्वला योजना के तहत वहां सिलेंडर नहीं पहुंच रहा था, वह चूल्हे पे ही खाना बना रहे थे और पक्के घर उनके पास नहीं थे। इन सभी चीजों को पर लगातार फोकस किया जा रहा है वर्तमान में, और इन्हीं सभी मुद्दों पे अर्थव्यवस्था की हर एक स्थिति को समझते जानते हुए यहाँ पर यही फैसला लिया गया है कि अब श्वेत पत्र लाया जाए और श्वेत पत्र में 2014 की स्थिति को दिखाया जाए। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि 10 सालों में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने गद्दी संभाली तो देश की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, भारत गर्त में चला गया है और भारत बहुत अधिक परेशान स्थिति में आजकल। यह चिंता वाली स्थिति है, तभी सुधारी जा सकती है जब प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी हट जाए और कोई योग्य व्यक्ति और हो, वह आ जाए और वह गद्दी संभाले। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह पे डिमांड करते हैं इस प्रकार की। तो इस प्रकार से अब यह श्वेत पत्र लाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि हम देश के सभी नागरिकों से संवाद करें, हम विपक्ष से भी संवाद करें और हम हर एक व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब अब दें कि 10 साल पहले आपने देश किस स्थिति में छोड़ा था, पिछले 10 साल में हमने कैसे कैसे अलग अलग योजनाएं लागू की, हमने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया और अंततः हमने अब एक अच्छी स्थिति में भारत को पहुंचा दिया है। यह सब कुछ हम अभी इसके आधार पर अनुभव कर सकते हैं। इस वजह से ही यह श्वेत पत्र लाया जा रहा है और जनता तक यह अपनी बातें पहुंचाएंगे। बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि श्वेत पत्र ला रहे हैं, श्वेत पत्र ला रहे हैं, श्वेत पत्र ला रहे हैं, कमियों को दिखाने के लिए श्वेत पत्र ला रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए श्वेत पत्र ला रहे हैं, लेकिन श्वेत पत्र तो ला रहे हैं। वास्तव में श्वेत पत्र होता क्या है और क्यों लाया जाता है, इसको भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है। यह जो श्वेत पत्र होता है यह व्यापक और आधिकारिक दस्तावेज होता है किसी विशेष मुद्दे या समस्या के समाधान के लिए, उस पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, उसका विश्लेषण के लिए और समाधान के लिए कि कभी भी सरकार जब भी उचित समझती है तो श्वेत पत्र ला सकती है।
सरकारें कई कारणों से विधानसभा और संसद में समय समय पर श्वेत पत्र लाती ही रहती है। जनरली हम लोग कंपैरिजन यही देखते हैं कि पिछली सरकार की कमियों को दिखाते हैं और बाद में देखते हैं कि सुधार हो गया। बहुत बार हम यह स्थिति भी देखते हैं कि विपक्ष के द्वारा डिमांड की जाती है कि आपकी सरकार बदल तो नहीं रही है, पर आपकी सरकार जो है वह सुधार पे भी काम नहीं कर पा रही है, आर्थिक नीतियां जो है आपकी बहुत अधिक अच्छी नहीं है, आप श्वेत पत्र लाइए। ऐसा विश्वास होता है कि श्वेत पत्र में झूठ नहीं बोल पाती है सरकार, सर एक बात जो भी होती है वह सब कुछ सही सही प्रस्तुत करती है। इसीलिए विपक्ष भी अनेक बार हम देखते हैं कि श्वेत पत्र की डिमांड करता है ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझा जा सके, जाना जा सके और सबके सामने प्रस्तुत भी किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान खोजा जाता है, अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की जाती है और सरकार के लक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता है कि आने वाले समय में सरकार जो है वह क्या क्या कार्यक्रम करने वाली है। जैसे कि अभी जो बजट आया हम लोग का अंतरिम बजट था हमारा, आने वाले समय में चुनाव होंगे और उसका देखेंगे कि एक नई सरकार का गठन होगा, लेकिन उससे पहले ही अभी बजट भाषण में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वह ये प्रस्तुत कर चुकी हैं कि जुलाई के महीने में हम लोग विकसित भारत का एक बड़ा रोड मैप प्रस्तुत करने वाले हैं। यह बात इतना भी बताती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं इनका विश्वास झलकता है कि इनकी सरकार रिपीट होगी और जीत की हैट्रिक हम मारेंगे। इस प्रकार की स्थिति भी हमें देश में इनके विचारों में झलक रही है, इस प्रकार की स्थिति दिख रही है। और इसके साथ साथ ही आप सभी लोग को यह भी पता होना चाहिए कि विपक्ष अमूमन देखा जाता है कि श्वेत पत्र की वह खुद भी डिमांड करता है। कई बार उसको लगता है कि किसी विषय के ऊपर सरकार पूरी जानकारी नहीं दे रही है, तो विपक्ष डिमांड करता है कि हमें इस विषय पर श्वेत पत्र चाहिए। श्वेत पत्र देने का अर्थ ये होगा कि आप एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक विषय के ऊपर प्रस्तुत कर देंगे। सरकार झूठ नहीं बोलती है। हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि इस श्वेत पत्र का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता है, कोई खास महत्व नहीं है। ठीक है, दस्तावेज है, मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पास होगा नहीं होगा, सरकार लाएगी नहीं लाएगी तो क्या प्रभाव उसका पड़ेगा, ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। बट एक तुलनात्मक स्थिति, प्रश्नों का जवाब देना, चीज़ों को क्लियर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यह सभी चीज़ों के लिए ही कार्यक्रम यह किया जाता है। सरकार के लिए ये एक प्रकार से बहुमुखी उपकरण के रूप में काम आता है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार एक प्रभावी संचार कर पाती है अन्य नेताओं से भी, देश की जनता से भी। जिस समय यह श्वेत पत्र पहुंचेगा संसद में, आप सबके पास खबर पहुंच जाएगी कि हाँ जी, जिस समय प्रस्तुत किया गया श्वेत पत्र में ये बात प्रस्तुत की गई, ये बात बताई गई, इस चीज को स्पष्ट किया गया, आप लोग हर एक चीज जान जाएंगे। हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक तरह से उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके लिए कोई बात होगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी बात काम की बात आई है, ये चीज मुझसे जुड़ी हुई है। देश की नीतियों का जो विकास कार्यक्रम है वह इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। देश में कार्यक्रमों का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, यह बात इसमें प्रस्तुत की जा सकती है। इसके माध्यम से क्या होता है, पारदर्शिता बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, चीजें जुड़ती हैं, सरकार अपने विचार देती है और आपके जो बहुत सारे प्रश्न जो आप एक दूसरे से रिक्शे में बैठे हुए डिस्कस करते हैं, ट्रेन में बैठे हुए डिस्कस करते हैं, मेट्रो में डिस्कस करते हैं, बस में डिस्कस करते हैं, कभी कभी जब परिवार जुड़ता है, सभी लोग साथ बैठते हैं, तब आप वहां पर भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे अनेक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी आपको श्वेत पत्र में मिल जाते हैं। इसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाती है। सरकार अपनी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित कर लेती है, आपको बता देगी कि हमने 10 सालों में क्या किया, 10 सालों में देश की स्थिति कहां से कहां पहुंचाई है हम लोगों ने, तो आप भी चीजों को जान समझ पाएंगे और शासन प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी को इसके माध्यम से बढ़ावा मिल जाता है। यह हम चीजें देख पाते हैं। तो इसीलिए सरकार के लिए एक प्रकार से यह बहुमुखी उपकरण के रूप में काम करता है। इसमें अनेक मामले हम लोग शामिल करते हैं, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, सरकारी संदर्भों के लिए इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यह स्थिति भी हम लोग देखते हैं। 2 उद्देश्य खासतौर पे आते हैं, जो पाठक हैं वह शिक्षित हो जाएंगे और सभी जो जनता है हमारी या बाकी लोग हैं उन सभी को सूचनाएं मिल जाएंगी। यह खास इसके उद्देश्य रहते हैं। इस प्रकार से यह श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अब हमने जान लिया कि ठीक है 2014 में क्या क्या स्थिति थी, कौन कौन सी कमियां खासतौर पर भी हाईलाइट की जा रही हैं और उन्हीं के आधार पर ही श्वेत पत्र आएगा। कब कब बात हुई श्वेत पत्र की, कैसे कैसे आ रहा है, ये सब चीजें हमने जान ली। लेकिन आज के समय में ही क्यों, अभी बजट सत्र चल रहा है, चुनाव भी आने वाले, तो क्यों इस समय ही सरकार को याद आए, जबकि आप इससे पहले भी लगातार हर वर्ष बजट प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, आपको बीच में कभी कोई ख्याल नहीं आया। अभी प्रस्तुत करने का बड़ा कारण क्या है, तो देखिए अनेक कारण हैं। चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, 18वीं लोकसभा का गठन होगा। उस समय सरकार अपने एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार दिखाना चाहती है लोगों को कि हमने 10 वर्ष में क्या किया है और आगे हम देश में अब क्या क्या और भी कर सकते हैं अपने पिछले किए गए काम के आधार पर ही। और सरकार जनता को यह दिखाना चाहती है, जनता में विश्वास उत्पन्न करना चाहती है कि आपके द्वारा चुनी गई जो सरकार है वह अच्छी सरकार है और आपके लिए काम लगातार कर रही है। तो चुनाव इसके लिए एक खास महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस वजह से श्वेत पत्र लाया जा रहा है। अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान 17वीं लोकसभा जो चल रही है, उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जरूरी होगा कि
एक प्रधानमंत्री शपथ लें, चाहे जो चल रहे हैं अभी कार्यकाल में वही इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद शपथ होगी, या फिर कोई नया व्यक्ति, कोई नई पार्टी जुड़ती है तो वह फिर आकर के शपथ ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरे होने से पहले जरूरी है कि भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवा ले और हमें सब चीजें क्लियर हो जाए। कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, एनडीए सरकार, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अधिक प्रभावशाली, यानी कि इन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत ही उधेड़ तरक्की कर ली है। बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? इनका कहना है कि वर्ष 2014 में जिस समय एनडीए सरकार ने कमान संभाली, उस समय हमारे देश की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी, बहुत कम थी। और इस समय अगर हम पूरी दुनिया में भारत का स्थान समझें तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था। यह 10 साल पहले की स्थिति है। लेकिन अगर हम आज की स्थिति समझते हैं और आज के समय में भारत को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आज भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है और भारत का आज के समय में दुनिया में जो स्थान है यह 5वां है। भारत 5वीं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन चुका है पिछले 10 सालों के दरमियान में। हालांकि सरकार इस स्थिति में और सुधार सोच रही है। सुधार क्यों सोच रही है? क्योंकि सरकार ने टारगेट रखा हुआ है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाना है अगले 3 साल में। यदि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाती है तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके साथ साथ ही अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि एक नया टारगेट आ गया है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। तो दुनिया के अंदर बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का नाम शामिल है और लगातार हम लोग रैंक अपनी बढ़ाते चल रहे हैं। और हमारे जो अलग अलग टारगेट हैं यह बताते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है भारत की मजबूत घरेलू मांग की वजह से। हमारे पास घरेलू ही मांग इतनी ज़्यादा है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, हमें बाहर की चीज़ों पे बहुत अधिक निर्भर रहना नहीं पड़ता है, यह हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी घरेलू मांग है वह ही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। पिछले 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था में हमने नोटिस किया है कि 7% की रेट से जीडीपी ग्रोथ कर रही है। हमारी इकोनॉमी लगातार तेजी से बढ़ रही है, जबकि 2020 में कोरोना आने की वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं, लोगों को नहीं बचा पाए हैं, इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई है, चीज़ें गड़बड़ाती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो जब चीज़ें गड़बड़ा रही हैं तो उस सब के बावजूद भारत एक मजबूत स्थिति में है। महामारी को झेलने के बावजूद आप 7% की दर से लगातार वृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं, आपकी विकास दर तेजी से यही बनी हुई है। अगर हम 2024 की बात करें, अभी जो हमारा वित्त वर्ष चल रहा है 2023-24, तो 23-24 के अंदर भी हमने नोटिस किया है कि 7% का रेट रखा हुआ है। वित्त वर्ष 24-25 में भी यही स्थिति बनी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जीडीपी वृद्धि 7% ही रहे। लगातार हम लोग 7% मेंटेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 7% से ऊपर चली जाए हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर। लेकिन सभी को संभावना है कि वर्ष 2030 तक पहुंचते पहुंचते विकास दर हमारी 7% को पार करेगी। इसकी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि भारत तेजी से विकास कर रहा है और एक विकसित देश बनने की तरफ यह लगातार आगे भी बढ़ रहा है। तो यह सभी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जो भारत की आज की इकोनॉमी को दर्शाती हैं, दिखाते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना अधिक परिवर्तन हुआ है, कितनी स्थितियां सुधरी है, किस किस क्षेत्र पर काम किया है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में हम लोग देखें, या फिर आधारभूत ढांचे के मामले में हम लोग देखें, या फिर गरीबों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाओं को बनाना और योजनाओं को उन तक पहुंचाना और सभी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट कर देना आज के समय में बहुत अधिक लाभदायक रहा है हमारी इकोनॉमी में। और जिस समय ये श्वेत पत्र आएगा ना, तो आप उस समय नोटिस कीजिएगा कि वह सभी बातें यही प्रस्तुत करेंगे जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। मेंस के अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। श्वेत पत्र खास है अपने आप में, आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। प्री का एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही दिखाया था, आप जल्दी से आंसर इसका कॉमेंट कर दीजिए। मेंस के अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि विषय मैं लगातार कह रहा हूं कि खास है, तो मेंस के मामले में पूछा जा सकता है और प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, ये बात आप पहले से ही जानते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप लोग चीज़ों को तैयार करते रहें। सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, ताकि वह भी जान समझ सके चीज़ों को, और लाइक के बिना वीडियो को नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही दिया होगा आप लोगों ने। तो अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।